चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक वक्त से आपका स्वागत है। मैं जनाब एक वक्त से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी विद चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश लाइट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश की घटनाएं क्या है और प्रकाश से जुड़े हुए कुछ टर्म्स जो इस घटना को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या? तो प्रकाश क्या होता है? एक सरल सीधी रेखा में गमन करता है। सबसे सिंपल पहला उसका कैरेक्टर है किसका? लाइट का। कि वो कैसा होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब स्ट्रेट चलेगा। कभी ऐसा नहीं है कि ऐसे मुड़ मुड़ के जा रहा है प्रकाश, कभी नहीं, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो तरंगें होती है वो कैसी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? प्रकाश का। इसको ट्रांसमिट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ना एयर की, ना वाटर की, ना किसी सॉलिड की। ये ट्रांसफर करता है विदाउट हेल्प ऑफ द एनी मीडियम। प्रकाश के सामने अगर कोई अपारदर्शी कोई वस्तु अगर आ जाती है तो उसकी एक छाया बनती है। तीक्ष्ण छाया मतलब एक उसकी इमेज बनती है। ठीक है। अगर हम लोग प्रकाश की चाल अगर देखें, प्रकाश की अगर चाल देखें तो वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखें हम लोग वास्तव में कहते हैं प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है। अगर एक अच्छी पॉलिश किया हुआ कोई अगर पृष्ठ है, अगर कोई एक ऐसा मतलब है, कहते कोई दर्पण है या कोई वस्तु ऐसी है जिस पर अच्छी पॉलिश की हुई है, तो उस पर क्या होता है? दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। मतलब एक दर्पण है, उस पर अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो वो उतने ही डायरेक्शन में क्या हो रही है? वापस जा रही है। तो ये क्या होता है? मतलब जितना प्रकाश आया और उसका अधिकांश भाग को हमने वापस कर दिया, तो वो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। यानी कि एंगल आई की वैल्यू जो होती है हमेशा एंगल आर के वैल्यू के बराबर होती है। एंगल आई मतलब होता है आपतन कोण और आर माने होता है परावर्तन कोण। ये क्या होता है? आपतन कोण, क्या होता है? परावर्तन। और मतलब रिफ्लेक्शन, आई माने होता है इंसिडेंट। आपतित किरण आई, आर और अभिलंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये तीनों ही कहाँ होंगे? एक ही तल पर प्रेजेंट होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के मुख्य 2 नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। आप इस डायग्राम में जरूर देखें। एक प्रकाश की किरण आ रही है, तल पर पड़ने के बाद परावर्तित हो रही है। इस समय जो किरण जो है, ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। यहाँ पे ये परावर्तित हो रही है, तो ये किरण कौन सी है? परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एक एंगल, 90 डिग्री एक क्या होता है? परपेंडिकुलर बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। इस आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण या एंगल आर। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये जो सतह है ये क्या है? आपकी परावर्तक सतह है। कैसी है? परावर्तक सतह है। ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे अगर हम लोग देखें, इसमें थोड़ा सा आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं कि एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब क्या क्या होता है। एक सिंपल से कंसेप्ट निकल के आता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब है क्या क्या? कौन सी इमेज ऐसी होती है जो रियल होती है, कौन सी इमेज ऐसी होती है जो इमेजनरी होती है? एक इमेज ऐसी जो वास्तविक दो किरणें जब एक दूसरे को कहीं काटती हैं ना, तो जो काटती हैं उस जगह पे एक इमेज बनती है। वो कौन सी होती है? इमेज आपकी वास्तविक इमेज होती है, जिसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटें, परिच्छेदित करती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उसको हम लोग किसी जगह पे शो ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? उल्टा बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका? वास्तविक प्रतिबिंब का। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो रियल इमेज होती है, वो कैसी होती है? हमेशा उल्टी बनती है। वहीं अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? किरणें आपस में मिलती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ये किरणें मिल सकती हैं, इमेजिनेशन होती है यहाँ पर।
यानी कि मिलती हुई कैसी होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रतीत होती हैं। तो ऐसी घटना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब। इसको जब ये आभासी है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को अपनी फिल्म पे नहीं प्राप्त कर सकते, फिल्म पे इसको नहीं ले सकते। ठीक है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। इसमें जब आप डायग्राम में जरूर देखें, एक समतल दर्पण है जो आपका, उस पे, हाँ, एक समतल दर्पण की अगर बात करें तो एक समतल सतह होती है कांच की, उस पर हम लोग एक जगह पे पॉलिश कर दें, और पॉलिश ऐसी कर दें कि प्रकाश की किरण अगर इस पे आती है और परावर्तित अगर होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो जाए। तो ये सतह कैसा काम करती है, आपका दर्पण की तरह काम करती है। क्योंकि सतह कैसी है, समतल है, इसलिए ये दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण। ठीक है, एक दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी हुई, वस्तु कौन सी, ए बी। तो यहाँ से जो इसके सेंटर पे जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगी, प्रकाश की किरण कैसे हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये किरण अगर वापस जाए, अगर इसको किरण को पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएं, पीछे, अगर इस किरण को हम लोग वापस सीधे लेके जाएं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे इस बिंदु पे यहाँ पे काटती हैं। तो इसी बिंदु पे क्या होगा, एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हमने ए डैश बी डैश से दिखाया है, यानी कि प्रतिबिंब को हमने दिखाया क्या, ए डैश बी डैश। अब एक कॉमन सी चीज़ देखिए कि वस्तु से दर्पण की जो दूरी है उसको हम लोग यू से डिनोट कर दें, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है उसको हम लोग वी से डिनोट कर दें। मतलब प्रतिबिंब से दर्पण के बीच की जो भी दूरी होगी ना, उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, स्मॉल वी से। ठीक है, और वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी जो होगी उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, स्मॉल यू से। इन दोनों ही दूरियां, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमने मान ली 2 सेंटीमीटर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर। मतलब समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु दर्पण से कितना दूर है इस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा दूरी है तो दर्पण के उतना ही अंदर, उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु जैसे जैसे दर्पण के पास में आती जाएगी वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखें कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। समतल दर्पण से अगर प्रतिबिंब बनना है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो आज तो पहला आभासी में सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और दूसरा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, इसीलिए जो आप जब अपने आप को, जब हम लोग मिरर में देखते हैं, हम जब आप अपने आप को जब बस मिरर में देखते हैं तो हम लोग जो इमेज दिखती है उसको हम लोग किसी फिल्म पे नहीं ले सकते। हम लोग चाहे ना कि उसको हम लोग किसी पे शो ऑफ कर दे तो शो ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। देखो इस डायग्राम में देखें तो जो प्रतिबिंब है इसका जो आकार है, अगर ऐसा मान लेते हैं कि ये अपना कितना है, 1 सेंटीमीटर का जैसा है, ए डैश बी डैश की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो वस्तु की हाइट भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों की हाइट कैसी होती है, समान होती है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों समान होते हैं। प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से दूरी पर होती है। इस बात को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब जब बनता है, इमेज जब बनती है, तो उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है क्या, पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है वो दर्पण में राइट में दिखता है, और राइट वाला जो पोर्शन वाला है वो कैसे दर्पण के अंदर लेफ्ट में दिखे। इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। तो क्या होता है, वस्तु का दायां भाग जो होता है वो कैसा होता है, बायां प्रतीत होता है, तो बायां भाग जो होता है वो कैसा प्रतीत होता है, दायां भाग। तो कभी भी अब हम लोग कंघी करते हैं, कॉम करते हैं, तो हम लोग इधर भी तब कंघी करते हैं, वास्तव में उल्टी तरफ हो रही होती है। ये पार्श्व प्रतिबिंब। अब एक नया पॉइंट निकल के आता है, यहाँ पे क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात हो रही तो आप जितना समझ लीजिए, गोलीय दर्पण किसी गोलीय सतह का बना हुआ। ठीक है, आप एक मतलब इसे आप समझिए एक कांच का एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक कैसा है, कर्व है, और उसी को आपने ऐसे कट कर दिया, ये 2 सतह कट कर दी, तो एक सतह ये निकल के आ गई, एक सतह आपकी ये निकल के आ गई। इसमें आपने क्या किया, आउट एनवायरनमेंट पे आउटसाइड में पॉलिश कर दी और इसके इनर साइड में पॉलिश कर दी। इस टाइप से ये जो आपकी इनर वाली सरफेस है ये कैसे करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगी, परावर्तक सतह की तरह काम करेगी। इसकी आउटर सरफेस जो होगी वो कैसा काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ पर। तो इस टाइप का जो दर्पण बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका गोलीय दर्पण बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और आगे अगर हम लोग देखें तो गोलीय दर्पण है क्या।
गोलीय दर्पण जो है वास्तव में, गोलीय दर्पण परावर्तक तल के अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रीय होता है। परावर्तक सतह होती है उसकी या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ कैसा होगा, वक्रीय, यानी कि घुमा हुआ या गोल होगा। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रीय होता है, वह कैसा होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब कोई भी दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण है, उसकी आउटसाइड पे अगर पॉलिश कर दें हम लोग तो इसकी जो परावर्तक सतह होगी वो अंदर की तरफ होगी और उसका जो वक्रता केंद्र होगा वो भी अंदर की तरफ होगा। तो इस टाइप का दर्पण बनता है वो कौन सा बनता है, आपका अवतल दर्पण। ठीक है भाई, थोड़ा और आगे देखें। जैसे ये आपके दो गोलीय दर्पण थे, एक आपका अवतल दर्पण था, दूसरा कैसा था, उत्तल। इस समय जो आप दर्पण देख रहे हो ये कौन सा है, उत्तल दर्पण, मतलब जिसके इनर साइड में पॉलिश की जाती है। ठीक है, आउटर जो सरफेस है वो कैसी है आपकी, परावर्तक सतह। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली होती है, कुछ शब्दावली होती है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक नॉर्मल आप देखें, जैसे कि ये कोई गोला है, कांच का गोला है जो कि अंदर से पूरा कैसा है, खोखला है। इसमें से आपने इसने हिस्से पे क्या किया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया और उसको आपने कट कर लिया। अगर इस गोले का अगर देखें तो ये सेंटर ये होगा, होगा क्या होगा, और इसका क्या होगी, बीच में क्या होगा, एक व्यास वाली डायमीटर वाली स्थिति होगी। तो ये डायमीटर वाली स्थिति ये क्या होती है, मुख्य अक्ष की तरह काम करती है। सेंटर से जो आपका इसके सेंटर परावर्तक सतह होती है उसका सेंटर जो होता है वहां की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या होती है उसका जस्ट हाफ क्या होती है, फोकस होता है। और परावर्तक सतह जो होती है, परावर्तक सतह आप जो देख रहे हो इसका जो सेंटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। उसको डिनोट करते हैं किससे, पी से। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। पहला इसके बारे में एक पॉइंट आया है क्या, ध्रुव। पहला पॉइंट क्या आया है, ध्रुव। तो वास्तव में ध्रुव क्या है, ध्रुव के बारे में देखें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र क्या होता है, आपका ध्रुव कहलाता है। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। दर्पण के किस पे स्थित होगा, दर्पण पे ही स्थित होगा। इसको प्राय हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इस आकृति में आप देखें तो जो आपको गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसका केंद्र है जो पी, पी है आपका केंद्र। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, जो किस पे, परावर्तक सतह पर ही स्थित है। जो परावर्तक सतह है इसी पे ये ध्रुव स्थित है, पी। सेकंड अगर हम लोग देखें तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, यानी कि ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा। यहाँ ध्रुव आ गया और वक्रता त्रिज्या। मान लो एक गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ का जो क्या होगा, ध्रुव हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर हो गया। ये मिलाने वाली एक रेखा है जो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे से और भी आएगी जी कहते, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। ध्रुव जो है तो उस पर अगर हम लोग देखें तो ये परपेंडिकुलर नहीं है क्या, अभिलंब है। अगर ये सतह ऐसी होती तो अगर ये ऐसा है तो ये अभिलंब हुआ। यहाँ पर ये सतह कैसी है, जो मुख्य अक्ष है वो कैसा है, ध्रुव पर कैसा है, अभिलंब। अगला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जी बिल्कुल सच बात है कि गोलीय दर्पण जो बनाया वो वास्तव में क्या है, किसी गोले को ही तो काट के बनाया गया है। एक खोखला गोला हुआ, उसको हमने ऐसे काटा है और एक हिस्से पे आपने पॉलिश कर दी, या तो बाहर वाली सतह पर पॉलिश कर दीजिए, अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर दिए, तो वो कैसा काम करने लगा है, दर्पण की तरह काम करने लगा है। ठीक है, तो उस गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का केंद्र या फिर गोले का केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है,
अगर मैं इसको आगे डैश करते हुए इसको गोला बनाऊँ, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपका सेंटर हो गया, सेंटर, और ये क्या हो गया, आपका ध्रुव हो गया। इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वही तो क्या है आपकी, वही आपकी वक्रता त्रिज्या है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल आर से। एक द्वारक अपर्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, वो वक्राकार सीमा रेखा का व्यास होता है। वक्राकार सीमा रेखा का एक व्यास होता है, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। आप सिंपल शब्दों में ऐसे समझें कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक या अपर्चर कहते हैं। यहाँ इसको हम लोग एम से डिनोट कर सकते हैं। पूरी सतह कैसी है, परावर्तक है। यहाँ से कहीं पे भी अगर प्रकाश किरण इस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी बाप, ठीक है। मुख्य फोकस, यहाँ पे एक फोकस वाली बात है, इसको आप जरा गौर से समझ लें। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं, मुख्य अक्ष की समांतर किरणें आके मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हैं या आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु क्या होता है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, कहते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी है वही क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसको आप कैपिटल आर एफ से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ। जैसे आप एक गोलीय दर्पण, कैसे, अवतल दर्पण कैसा है, अवतल क्यों, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पे क्या है, पॉलिशन। ये आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये आपका ध्रुव पी, ये आपका क्या, अपर्चर या द्वारक एम एन। यहाँ पे अगर कोई प्रकाश किरण इस पे आपतित होती है तो इस पे परावर्तित हो गई, एक जगह से निकलेगी यहाँ से, या यहाँ से मान लो कोई प्रकाश किरण से पास होते हुए इस पे जब टकराती है तो यहाँ से क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, किरण हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अगर ऐसे जा रही है तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस और जो द्वारक पी, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। और जिसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। हाँ, एक कंसेप्ट और भी है, एक मिनट देखें। हाँ, क्या छोटे द्वारक में गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इसे R इक्वल टू 2F व्यक्त करते हैं, जो मतलब ऐसा आप मानते हैं कि जो रेडियस है, त्रिज्या जो है वो फोकस का क्या होती है, डबल होती है। तो 2F इक्वल टू क्या होती है, त्रिज्या होती है। मतलब फोकस का अगर डबल कर दें, फोकस दूरी को अगर डबल कर दें तो वो क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है, वक्रता त्रिज्या। अब आता है कि अवतल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनना है, या कोई प्रतिबिंब जब बनता है तो उसके क्या क्या कंडीशन हो सकती है या क्या क्या नियम हो सकते हैं, ऐसी कुछ इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो पहला है क्या, कि अगर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो आपके क्या एक दर्पण है, ये आपका दर्पण है, उसका द्वारक क्या है, एम एन है। प्रकाश किरण इस पे आ रही है, जहाँ पर टकरा रही है, टकराने का क्या होगा, मुख्य फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। तो देखो ये मुख्य फोकस से गुजर रही है, प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ पे आपतित होने का जो प्रकाश किरण जो आ रही है, तो ये आपका कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये कंडीशन बिल्कुल फिक्स है, यानी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है और दर्पण पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से ही निकलेगी। वो कहाँ निकलेगी, मुख्य फोकस से। देखो निकल रही है यहाँ पर, ठीक। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र और आपतित किरण एक दूसरे के साथ में एक कोण बनाते हैं, जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और वक्रता केंद्र जो अभिलंब बना रहा था उसके साथ में भी एक कोण बनेगा, वो कौन सा होगा, एंगल आर,
यानी कि परावर्तन कोण। सेकेंड कंडीशन होती है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। कहाँ पे कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली कोई किरण है, वो अगर परावर्तित अगर होती है तो वो कहाँ जाएगी, आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि फोकस जो है, फोकस पे अगर कोई किरण आ रही है और वो तल पे टकरा रही है, कहाँ पे, दर्पण की, तो वो क्या हो जाएगी, जो आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष सीधा है तो परावर्तक जो किरण है वो कैसी होगी, सीधी होगी आगे। थर्ड कंडीशन बनती है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई किरण है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसे कि आप देख लेते हैं, इसका डायग्राम नहीं है तो बना लेते। जैसे अगर कोई एक दर्पण है, ठीक, दर्पण है, अवतल दर्पण, दर्पण पे ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष पे अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से निकल रही, वक्रता केंद्र से निकल रही, ठीक है, ऐसे कोई किरण ऊपर से आ, तो वो क्या होगी, इसी दिशा में आ रही है, उसी दिशा में क्या होगी, वापस हो जाएगी, जो वक्रता केंद्र है। इस कंडीशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, इस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही इस पे परावर्तक सतह पे आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस हो जाती है। आगे देखें, अगर अवतल दर्पण के बिंदु P पे कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उतने ही कोण पे परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष के साथ में अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ, ध्रुव पे आपतित होती है, जो ध्रुव है आपका, हाँ, ध्रुव पे आपतित होती है, तो ध्रुव के साथ में जितना कोण बनाएगी परावर्तन के पश्चात में, ध्रुव के साथ में उतना ही परावर्तन कोण भी बनाएगी प्रकाश किरण। एक सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए, थैंक यू। अभी हम लोग हमने चैप्टर स्टार्ट किया, आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास थी। हमने थोड़ा सा इसमें देखा, कहते हैं कि जो अवतल दर्पण है उससे कोई प्रतिबिंब बनना है तो उसके क्या क्या नियम बनने हैं। इसके अलावा परावर्तन के नियम हमने पढ़े हैं और साथ साथ में समतल दर्पण से बनने की क्या क्या कंडीशन। आगे हम लोग इसमें और भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे अवतल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनना है तो उसकी क्या क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, अभी तो हमने जिसके केवल एक गुण देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। प्रतिबिंब बनता कैसे है अवतल दर्पण में वो देखेंगे, दर्पण सूत्र देखेंगे, इसके अलावा और भी प्रकार की कई घटनाएं वो देखेंगे। इसके साथ साथ में जुड़े रहिए बायोलॉजी विद जनक के साथ में। अगर आपको सब चीज़ें ठीक ठाक समझ में आती हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।